हवस की अंधेर नगरी में, जहां शराफत का कत्लेआम जारी है, मासूमियत भटक रही है और गुर्बत अपना गिरेबां थामे मातम कुना है। इसी मातम में दबी एक आवाज पहुंची जुल्म कहानी तक। मैं हूं रेशम बेग और ये है हिना कंवल की जुल्म कहानी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद में वाक़या उस्मानिया मुहाजिर कॉलोनी में 23 साला हिना कंवल अपने वालिद मुख्तार अहमद और वालिदा इशरत के हमरा गुर्बत और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही थी। अम्मा, मैं अभी आई। अरे इतनी खुश कहाँ जा रही हो? अम्मा, तुझे याद है ना, हमने हसीना खाला के यहाँ 1000 रुपए महाना कमेटी डाली थी। हाँ। अम्मा, वो हमारी 16,000 की कमेटी निकल आई है। अच्छा अम्मा, मैं वो लेने जा रही हूँ। अच्छा, जल्दी आना। अम्मा, मैं अभी गई और अभी आई। शाबाश, शुक्र है अल्लाह का। तबकाती नाइंसाफी में जहां अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, वहां गरीब और मतवसत तबके में कमेटी डालने का रुझान ज्यादा क्यों है? कि कमेटीज डाल के वो अपनी छोटी मोटी सेविंग करते हैं। किसी को शादी करनी होती है, घर बनाना होता है, या अपना कर्ज उतारना होता है, या कोई गाड़ी लेनी होती है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे जो सेविंग का सिस्टम है वो कमेटी सिस्टम है और ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है। हिना आने वाले चंद दिनों की खुशहाली का ख्वाब लिए पहुंच गई हसीना के घर। और सुना, तुम्हारी अम्मा का क्या हाल है? ठीक है खाला अम्मा। और तुम्हारे अब्बा को कोई काम वाम मिला कि नहीं? बस खाला, कभी मिलता है तो कभी नहीं। आपको तो हालात का पता है और ऊपर से महंगाई। हाँ, महंगाई ने तो कमर तोड़ कर रख दी है हर बंदे। चाय पी ली तुमने? चलो आओ तो चलो। कहाँ? यहाँ नजदीक ही कुरंगी में, वहाँ मेरी एक रिश्तेदार रहती है, उससे भी कमेटी के पैसे लेने हैं। भाई तुझे पूरी भी तो करके देनी है ना। अच्छा खाला, मैं अम्मा को बताऊं? इसकी क्या जरूरत है, बस हम यूं गए और यूं वापस आ जाएंगे। मगर फिर भी खाला। अरे मैं तेरी खाला हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। चला मेरे साथ, उठ चला। हसीना ने कमेटी दिलवाने की गर्ज से हिना को साथ लिया और कोरंगी जाने के लिए रिक्शे में सवार होकर उसको साथ ले गई। दिन गुजर गया, शाम हुई और फिर रात की स्याही फैलने लगी। हिना के वालिदैन रात तक घर में हिना का इंतजार करते रहे, मगर हिना ना आई और फिर परेशानी के आलम में हिना की तलाश का अमल शुरू हुआ। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, हर जगह देखा है, कहीं पता नहीं चला। हसीना के घर को भी ताला लगा हुआ। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ और किस साल में होगी। वो जहाँ भी होगी इंशाल्लाह ठीक होगी, ठीक होगी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है मेरा दिल। सब्र करो, सब्र करो। हिना कहाँ गई? क्या उसकी गुमशुदगी में हसीना का हाथ था? ये हम आपको बताएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। खवातीन के हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम औरत फाउंडेशन के मुताबिक मुल्क भर में 2010 में खवातीन के अगवा के 2236 वाक़यात रोनुमा हुए, जबकि 2011 में ऐसे 2089 केस सामने आए। गुर्बत के गोरख धंधे में फंसने वाला इंसान हर वो तरीका आजमाता है जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल सके। खुशहाली की तलाश में निकलने वाली हिना
खुद लापता हो चुकी थी। एक तो बेटी के ना मिलने का गम, दूसरा अपनी इज्जत की भी फिक्र। गरीब वालिदैन ने अस्पताल तक छान मारे, मगर रुसवाई के डर से खामोशी इख्तियार किए रखी। कहते हैं दुनिया में सबसे मुश्किल काम इज्जत कमाना है, मगर क्या ये बेटी से भी ज्यादा अजीज हो जाती है? हमारे मुआशरे में बेटी की गुमशुदगी से भी बड़ा डर रुसवाई क्यों है? बेटी पर इस तरीके से कोई तोहमत आ जाए, इल्जाम आ जाए, इस तरह की कोई खराबी आ जाए तो हमारे इस्लामी माशरे में, मशरकी माशरे में तो वालिदैन जिंदा दरगोर हो जाते हैं। इसीलिए वो अपने लब बंद करते हैं कि शायद बच्ची का मुस्तकबिल महफूज रह जाए। देहातों में तो कम से कम इत्तला जरूर पुलिस को करते हैं अगर वालिदैन को इल्म न हो। अब हमारे शहर के तहजीब और सकाफत और तौर तरीका जो है उसमें और देहात में खासा फर्क है कि हमारा मुआशरा किसी को स्पेस नहीं देता, कोई हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती कि कोई किसी के साथ हादसा भी पेश आ सकता है, कोई बच्ची अगवा भी हो सकती है। पहली जो दिमाग के अंदर चीज आती है ना, वो गलत तासुरात आते हैं। एक तरफ बदनामी का खौफ कि लोग सोचते हैं कि जी हमारी बच्ची के साथ ये हुआ है तो लोग क्या कहेंगे, और दूसरी तरफ ये कि उस बच्ची जिसके साथ कोई ज्यादती हुई होती है कि फिर उसको मुस्तकबिल में कोई अपनाएगा नहीं। तो मैं समझती हूँ ये वो तमाम जो है एक तरह से दबाव होते हैं, समाजी दबाव है, जिसकी वजह से लोग जो है जब उनकी बच्चियों के साथ कोई ज्यादती होती है तो बजाय इसके कि वो इसके लिए इंसाफ लें, वो कोशिश करते हैं कि खामोशी इख्तियार करें। लाचार वालिदैन परेशान थे कि उनकी मासूम बेटी कहाँ गई, मगर उधर हिना के साथ जो बीत रही थी वो या तो हसीना जानती थी या फिर हिना। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? और ये घर किसका है? खाला अभी बताती हूँ ये किसका घर है। चल 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 ले साथ आ गई तेरी बीवी। आगे तू जान अब तेरा काम। अच्छी है। खाला ये क्या हो रहा है? खाला छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। कैसे जाने दूं? बीवी है तू मेरी बीवी। खाला ये क्या कह रहा है? छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दूं? जाने दो मुझे। उधर हसीना ने हिना को इसहाक के हवाले किया तो अगले रोज हिना के वालिदैन पर एक और कयामत ढाई। खुदा के वास्ते हसीना, सच सच बता, कहाँ है मेरी बेटी? वो घर से क्यों बेटी लेने निकली थी? तेरे पास ही गई थी। हाँ आई थी, उसने कमेटी ली और चली गई। अब उसके क्या इरादे थे ये मुझे क्या पता? क्या मतलब? भाई देखो, मैं तुम लोगों के दुख में बराबर की शरीक हूँ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम लोग रात को मेरे घर आए थे पता करने के लिए कि हिना नहीं मिल रही है, मैं तो फौरन चली आई। वैसे मैंने अपने तौर पे भी पता किया है और मुझे पता चला कि उसने शादी कर ली है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। तुझे कैसे कह सकती है? तू करवाती है शादियां? तू नहीं करवाई होगी उसकी शादी, तू नहीं करवाई होगी। हाय हाय, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम लोगों ने तो मुझे ही कटहरे में खड़ा कर लिया। अरे काले करतूत अपनी बेटी के
और इल्जाम दूसरों पे। मैं तो तुम लोगों की बदनामी के डर से खामोशी से बताने चली आई। अब देखना जैसे पूरे शहर में ढिंडोरा पीटती हूँ मैं। मेरे बेटे न जाने किस साल में होगी मेरी बच्ची। मेरे बेटे। हमारे यहाँ घर से लापता होने वाली लड़की और उसके वालिदैन को किस नजर से देखा जाता है? लोग उनको ऐसी फैमिली से दूर रहना पसंद करते हैं, उन्हीं को समझते हैं कि उनका स्टेटस खत्म हो गया है। ये नहीं देखते कि जिसने उनके साथ बच्ची के साथ अगर किसी के बच्ची के साथ ज्यादती हुई है कि बजाय उसको बुरा समझा जाए, वो उसी खानदान को जो है वो बुरी नजर से देखना शुरू कर देते हैं जिनके साथ वो ज्यादती और जुल्म हुआ होता है। माशरे का एक टैबू समझा जाता है कि अगर बच्ची इधर उधर हो जाए किसी वजह से, लेकिन अगर बच्ची इधर उधर हो गई है और वालिदैन को इल्म न है तो फिर माशरे की उस जहाँ पे वो फैमिली बसती है उस कम्युनिटी की तमाम तर हमदर्दियाँ वालिदैन के साथ होती है। किसी घर में ये हादसा होता है तो उस बाप को मुआशरा सर नहीं उठाने देता, हालांकि उस बाप का कोई जुर्म नहीं होता है, उसका जुर्म सिर्फ इतना ही होता है कि उसके यहाँ वो बेटी पैदा हुई है। तो उसको इस नज़र से भी देखा जाता है कि इसके वालिदैन ने शायद इसकी परवरिश के दौरान इस पे निगाह नहीं रखी, जो उसकी एक्टिविटी है उसके ऊपर निगाह नहीं रखी। हिना की कहानी का क्या हुआ अंजाम? क्या होगा हिना कमल के साथ? जानने के लिए जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2012 में खवातीन के साथ बदसलूकी या जिनसी तशद्दुद व इश्तियाल अंगेजी के 4,585 वाकयात पेश आए, जिनमें इनफरादी और इज्तमाई ज्यादती के 435 मुकदमात थे। ये शरह हमारे मुआशरे और बाशऊर तबके के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी कि नहीं? कैसे नहीं मानेगी? इसहाक हिना को डरा धमका कर शादी के लिए राजी करना चाहता था। जब हिना न मानी तो उसने वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। हिना को बिजली से करंट लगाए गए। तशद्दुद में हसीना भी बराबर की शरीक रही और वो भी रोजाना आती और हिना को मारती थी। हसीना के जरिए जब हिना की गुमशुदगी और शादी की अफवाहें हर तरफ फैल जाती हैं तो हिना के वालिदैन पुलिस से रिजू करते हैं। और रोई जाओगे कि कुछ बोलोगे भी? आप सुनेंगे तो कुछ बोलेंगे ना जी। बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? सर, मेरी बेटी नहीं मिली, कल से लापता है जी। हमारे मोहल्ले में एक औरत है हसीना, उसके घर कमेटी लेने गई थी जी। तो क्या मतलब साहिब? हम अपनी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आए हैं। ओ बीबी, पहले ये बता, गुम हुई है कि भाग गई है? अगवा हुई है वो। आप FIR काटे। हसीना ने अगवा किया हमारी बच्ची को। उसे सब पता है कि वो कहाँ है। ओ भाई, अपना गंद किसी के सर पे मत डालो। अपनी इज्जत का नहीं तो किसी की इज्जत का तो ख्याल करो। भाग गई है तुम्हारी लड़की किसी के साथ। आ जाएगी 2-4 दिन में शौक पूरा करके। तुम लोगों की तो आदत है शरीफ लोगों को बदनाम करने की।
चलो दफा हो जाओ यहां से, और जाओ भी आप। चलो। मुआशी हालात से कता नजर सबको तहफ्फुज़ फराहम करना है, मगर हमारे यहाँ पुलिस का गरीब और मतवस्सत तबके से रवैया इस कदर हकारत आमेज क्यों है? कहीं किसी जानने वाले का फोन आ गया, किसी साहिब हैसियत का फोन आ गया, किसी अफसर का फोन आ गया, तो उसको लामहला उसको रिएक्ट करना है। और जब ये समझता है कि ये गरीब गुरबा है जिसका कोई फोन नहीं आएगा, जिसका कोई वाली वारिस नहीं आएगा और उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, तो फिर जो है वो उसका अटेंशन उस पर कम हो जाता है। जो गरीब आदमी है जो पुलिस को रिश्वत नहीं देता उसको पुलिस वाकई नजरअंदाज करती है। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं जहां गरीब आदमी को पुलिस हमदर्दी की निगाह से देखती है। जिस मकसद के लिए उन्हें उस अदारे में भर्ती किया गया वो मकसद पूरा नहीं करते, बल्कि वो उस मकसद की तरफ चले जाते हैं कि जो उनका जाती मकसद होता है वो होता है पैसा कमाना। जितना तंग करेंगे उतने ज्यादा वो पैसे कमाएंगे। पुलिस सबसे निचले और सबसे गरीब तबके की नुमाइंदगी नहीं कर रहा तो वो पुलिसिंग नहीं है, फिर वो जालिम फोर्स होगी। इधर लाचार वालिदैन की कोई न सुन रहा था तो उधर मासूम हिना शदीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत से गुजर रही थी। याद रख, तेरी इसहाक के साथ शादी हो चुकी है, वो भी तेरी अपनी मर्जी से। मेरी कोई शादी नहीं। अच्छा नहीं हुई? और रहने दे, छोड़ दे इसे। यहाँ रहूंगा तो टेंशन ही रहेगी। मैं इसे लेके जा रहा हूँ पंजाब। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू कैसे नहीं जाएगी? तुझे मार के तेरी हड्डियां भी लेके जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बार बार पुलिस के पास जाने से 4 दिन बाद FIR दर्ज तो हुई, मगर हसीना नहीं इसहाक के खिलाफ अगवा की। और अब बॉल पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद रफीक के कोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद रफीक भी हिना के वालिदैन के लिए एक नई आजमाइश बनकर नाजिल होता है। हसीना रफीक को एक भारी रकम मुबैना तौर पर रिश्वत भिजवाती है, जिसकी वजह से रफीक हिना के वालिदैन से टाल मटोल करता रहता है। आखिरकार हिना के वालिदैन आला हुक्काम को दरख्वास्तें देते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि रफीक को हसीना की निशानदही पर इसहाक के घर छापा मारना पड़ता है। क्या ऑफिसर रफीक ने इसहाक के घर छापा मारा? क्या इसहाक पकड़ा गया? क्या हिना को बाजियाब करवा लिया गया? ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। 2012 में कौमी असेंबली की इंसानी हकूक की स्टैंडिंग कमेटी को मौसूल होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में अगवा सबसे ज्यादा होने वाला संगीन जुर्म है, जबकि दूसरे नंबर पर खवातीन पर तशद्दुद और तीसरे नंबर पर जिनसी ज्यादती और इज्तमाई आबरूरेजी के वाकयात हैं। दफातर के चक्कर लगाने के बाद पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ता है और फिर हसीना की निशानदही पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रफीक इसहाक के घर छापा मारता है और फिर कराची के इलाके गीदड़ कॉलोनी के एक घर से हिना कमल को बाजियाब करवा लिया जाता है, मगर इसहाक नहीं मिलता, क्योंकि इसहाक को तो हसीना पहले ही फरार करवा चुकी थी। 7 दिन तक बदतरीन जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना रहने वाली हिना कमल की इज्जत नफ्स का क्या हाल होगा? हमारे माशरे में ऐसी लड़कियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ज्यादातर लड़कियां ऐसे वाकयात में से गुजरने के बाद
अपनी ज़िंदगी में पर्पस को खो देती हैं और वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा बुरे हालात का शिकार हो जाती हैं। हमारी सोसाइटी ये कहने के बजाय कि उस बच्ची को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ दें, ज्यादा प्यार करें, उसके साथ रहम से पेश आएं, हम उसके साथ उतने ही सख्त हो जाते हैं। वो लड़कियां नॉर्मल जिंदगी दोबारा नहीं गुजार सकती। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के हवाले से रिश्ते मिलने में मसाइल है, अगर शादीशुदा है तो ससुराल और शौहर के जो है हमारे यहाँ जिस तरह के रवैये हैं कि वो उनके तानों का शिकार रहती हैं। इज्जत नफ्स खत्म हो जाती है और फिर इज्जत नफ्स जब खत्म हो जाती है तो इंसान फिर बुराई की दलदल के अंदर मजीद घुसता चला। ये मुआशरा एक बेहिस मुआशरा है और यहाँ पर वो बच्ची बेबस हो जाती है जिस पे अगर तोहमत भी लग जाए, खुदा न खास्ता झूठी तोहमत भी हो, तब भी उसको कोई जिंदा नहीं रहने देता है। और जबकि अगर किसी के साथ असलन ऐसा वाकया हुआ हो तो मैं समझता हूँ ये मुआशरे की बेहिसी के अलावा कुछ नहीं है। एक वहशी के चुंगल से बाजियाब होने के बाद भी हिना आजाद नहीं हुई थी, बल्कि फंस चुकी थी एक और शिकंजे में जो पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। हाँ तो हिना बीबी, तफसील से बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं वो हसीना खाला की कमेटी लेने गई तो ठीक है, हमने तुम्हारी सारी रामकथा सुन ली है, मगर हमें पता है तुम अपनी मर्जी से इसहाक के पास गई थी। क्या? तुम्हारा निकाह नामा है हमारे पास। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम क्या समझती हो? हम नहीं समझते तुम जैसी लड़कियों का क्या धंधा होता है। अच्छा इस पर दस्तखत करो। नहीं, मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगी। दस्तखत करो इस पर। नहीं, मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगी। अच्छा, ना करो दस्तखत। पुलिस मुल्जिमा हसीना की बजाय हिना से ही तफ्तीश शुरू कर देती है। हिना और उसकी मां को 2 दिन थाने में हिरासत में रखा जाता है। सब इंस्पेक्टर जफर हयात हिना पर तशद्दुद करता है और गालियां बकता है। आखिर 5,500 रुपए के एवज मजलूम हिना को रिहा किया जाता है। मजलूम हिना की मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ कि उसके साथ ज्यादती हुई, मगर पुलिस ने अदालत के सामने 164 के बयान में ताखीर की, जिसमें हिना ने हसीना को अपना मुल्जिम बताया था। इसके बावजूद पुलिस हसीना को गिरफ्तार नहीं करती और यूं हसीना और उसके साथियों की जमानत हो जाती है। मैंने रफीक साहब को कहा ये हसीना है, ये मेरी मुल्जिमा है, ये मुझे लेकर गई थी, इन्होंने मुझे मारा पीटा है, आप इनको गिरफ्तार करें। तो पुलिस ने बाइज्जत तरीके से हसीना को छोड़ दिया। लड़कियों के अगवा, खरीदो फरोख्त और उन्हें जिनसी जराइम में मुलव्वस करने वाले अफराद के लिए हमारा कानून और मजहब क्या सजा तजवीज करता है? मजहब जो है वो तो ऐसे दरिंदों को मुआशरे के अंदर चौकों चौराहों में उल्टा लटकाने का हुक्म देता है, क्योंकि ये संसार और जिना और कोड़ों से भी बड़ा जुर्म कर रहे हैं, जो किसी की बच्ची को वरगला कर ऐसे मामले की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां से वापसी ना हो। आइन मौजूद है, कवानीन मौजूद है, एक्ट मौजूद है, उस पर अमल नहीं करना है। उसके लिए एक विल चाहिए, ईमान का विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए और समाजी विल चाहिए कि हिना जैसी कई बच्चियां होंगी जो इस माशरे का मेरी और आपकी बेटी है। और ये सिर्फ एक फर्द वाहिद की और गरीब की बेटी नहीं है,
कल को अमीर की बेटी का भी मामला हो सकता है। हिना की कहानी का क्या हुआ अंजाम? क्या वो ले पाई मुजरिमों से इंतकाम? जुल्म कहानी का आखिरी पड़ाव देखिए इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। पंजाब में एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 5151 औरतों को 2013 में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनमें से 706 खवातीन की असमत दरी की गई और बाकी या तो मारी गईं या उन्हें खुदकशी पर मजबूर कर दिया गया। हसीना ने पुलिस की मिली भगत के साथ हिना के वालिदैन पर जुल्म की दास्तान रकम की और उन्हें धमकियां दी कि वो लोग अदालत से रुजू ना करें वरना उन्हें मोहल्ले से बेदखल कर दिया जाएगा। और जब उस पर भी हिना साबित कदम रही तो फिर उस रात हिना और उसकी वालदा 3 हट्टी पर वाक़या नूरी शाह बाबा के मजार से वापस आ रही थी कि रास्ते में हसीना के बेटों ने उनका रास्ता रोका और कहा कि वो अदालत ना जाएं और केस वापस ले लें। हिना के इनकार पर उन्होंने हिना और उसकी बूढ़ी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया। हिना सब जुल्मों सितम सहने के बावजूद अदालत का दरवाजा खटखटाती रही, जहां तफ्तीशी अफसर हिना के वालिदैन को हिना और इसहाक का निकाह नामा देता है, जिसके मुताबिक हिना और इसहाक कानूनी तौर पर मियां बीवी थे। हिना कमल का जो निकाह नामा अदालत में पेश किया गया वो जाली था। उस निकाह नामे पर जिस काजी की मोहर लगी थी वो जुल्म कहानी की टीम ने उनसे दरियाफ्त किया तो पता चला कि जी ये निकाह नामा तो मेरा है भाई, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने जो है पर्चियां लगाई हैं, नाम चेंज किए हैं और स्टैम्प्स मेरी हैं, सिग्नेचर भी मेरे हैं और हैंड राइटिंग भी मेरी है। लेकिन इसमें मैंने जो निकाह पढ़ाया है उस लड़की का नाम है कमल बीबी बिनते निसार अहमद और उसके शौहर का नाम है मोहम्मद इसहाक, उसके वालिद का नाम है मोहम्मद यासिर। इसमें उन्होंने नाम चेंज किए हैं और अपनी मर्जी के उन्होंने पेपर वगैरह लगा के जो भी कुछ किया है वो आपके सामने। 18 मार्च 2013 को कमल नामी औरत से इसहाक की शादी हुई। इस निकाहनामे की सादा फोटोकॉपी लेकर हिना का नाम उस पर दर्ज किया गया और नाम बदलकर हिना कमल कर दिया गया। न सिर्फ नाम बल्कि निकाहनामे पर हिना की जो तस्वीर लगाई गई वो हिना के 164 के बयान से ली गई थी और ये काम तफ्तीशी अफसर के अलावा और कौन कर सकता था। मगर जब उनसे पूछा गया तो नहीं, मेरे पास कोई निकाहनामा नहीं आया। मेरे पास निकाहनामा कोई देता कोई आता, मुल्जिम लाजमी बात है कि मुल्जिम अगर सामने आता वो पेश करता ना, निकाहनामा पेश करता। लाजमी बात है कि मैंने बतौर आई उसकी तस्दीक भी करवानी थी निकाह रजिस्ट्रार से, उसमें कोई गवाह होते हैं उससे तस्दीक। मेरे सामने मेरी पूरी फाइल में पूरी तफ्तीश में कोई निकाहनामा मेरे सामने नहीं है। जालसाजी ने हर शोबे को अपनी लपेट में ले लिया है। हमारे यहाँ जाली निकाहनामे कैसे बन जाते हैं, मोहरें कहां से आती हैं और इनको वेरीफाई कैसे किया जाता है। हर अदालत के अंदर इस तरह के बेशुमार वकील है जिन्होंने आगे वकील भी रखा होता है और निकाह खां भी है। वो खुद वकील है साथ निकाह खां भी है। वकील अपनी फीस लेता है, उसके बाद उसको निकाह खां के पास भेज देते हैं। निकाह खां उधर निकाह उसका करवाता है, निकाह करवाता है। निकाह करवाने के बाद जो वो निकाह खां है उसकी किसी भी यूनियन काउंसिल के अंदर, एक खास यूनियन काउंसिल के अंदर वो उस निकाह नामे के ऊपर एड्रेस लिख देते हैं हाल मकीन, यानी कि इधर ही कहीं आपकी यूनियन काउंसिल में रहता है। वो निकाह आके उस सेक्रेटरी से मिलके उसको रजिस्टर कर लेता है। वो भी पाबंद होता है करने का, वो कर लेता है, लेकिन उसके साथ मिले होते हैं। सो ये एक पूरी चेन है। जाली निकाह नामे तो आप जहां से मर्जी छपवा लें, उर्दू बाजार में भी मिल जाएंगे, आपको प्रेसों से भी मिल जाएंगे और फिर मोहरे भी जहां मर्जी से आप बनवा लें। तो जिस तरह बाकी तबकों के अंदर जाली लोग मौजूद हैं, इसी तरह उलमा के नाम पर और निकाह खानों के नाम पर भी जाली लोग आ जाते हैं। अगर कोई जाली मोहर बनी है तो मोहर बनाने वाले को तो पकड़ा जाए, उसकी स्टैंप एक्ट भी है, उसके भी एक्ट मौजूद है। ठीक,
अगर आपने जाली प्रिंट किया उसके भी एक्ट मौजूद हैं। पुलिस मिली हुई है तो फिर ये सारे काम मुमकिन हो जाते हैं, चाहे जाली निकाहनामा हो चाहे कुछ भी हो। जब जुल्म कहानी की टीम पहुंची सब इंस्पेक्टर जफर हयात के पास तो पहले उसने टाल मटोल की कोशिश की और आखिर पर मिन्नत समाजत पर आ गया। जुल्म कहानी की टीम ने जब इस मामले में एसपी इन्वेस्टिगेशन जुनेद शाह से बात की तो उन्होंने भी पहले लाताल्लुकी का इजहार किया, मगर बाद में जब उन्होंने रफीक से बात की तो वो भी ये बात मान गए कि इसमें असल बात ये बनेगी कि ये पिछला एक इंसिडेंट है, ठीक है ना, जिसकी बेहूदगी अब सामने आई है आपके जरिए, ठीक है। अब एसएसपी सर्जनिश तो उस टाइम करता ना जब सुपरविजन मेरी होती डायरेक्ट, और मेरे होते हुए ऐसा होता फिर मैं रिस्पॉन्सिबल था ना भाई। ये आईए बराबर का शरीकदार है, जिस तरीके से इसहाक है, जिस तरीके से हसीना है, वैसे ये रफीक भी है। अब वो लड़की बरामद हो गई, उसको भी पैसे देने पड़े, मुझे आपकी बात का यकीन है क्योंकि मुझे पता है इनकी बेहूदगी होगा। और इसके अलावा इसहाक से भी पैसे लिए, फिर ऐसे जो रजिस्ट्रेशन आप FIR के पैसे लिए होंगे, फिर इसने जमानत से उसको भगाने के पैसे लिए होंगे, ठीक है। फिर उसको लड़की को जब थाने पर आई तो उसको बाज़त अपने घर पे जाने दें उसके पैसे लिए होंगे। तो ये सारी कहानियां पैसे पर, ये तो बिजनेस है ना। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रफीक और सब इंस्पेक्टर जफर हयात को मुअत्तल कर दिया गया। जब केस अदालत में पहुंचा तो अदालत ने इसहाक और हसीना दोनों की जमानतें मनसूख कर दी। मुल्जिम इसहाक को तो गिरफ्तार कर लिया गया मगर मुल्जिमा हसीना को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मजलूम हिना कमल के केस में SHO और सब इंस्पेक्टर से लेकर तफ्तीशी ऑफिसर तक सबने खुलकर रकम वसूल की और एक मजलूम बेटी की इज्जत के बदले अपनी जेबें भारी की। इस वाक़े के बाद हिना का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या उसके कमल हाथों पर हिना सजेगी? क्या हमारे मुआशरे में ऐसी लड़कियों को कोई अपनी इज्जत बनाता है? आधी औरतें माशरे में अब्जॉर्ब हो जाती होंगी और आधी जो है वो दर बदर धक्के खाती होंगी। बहुत कम कोई लड़की होगी जो ऐसे हादसों का शिकार होने के बाद किसी अच्छे घर में बस गई हो या उसकी जिंदगी दोबारा ट्रैक पर आ गई हो। ऐसी बच्ची मजलूम होती है और ऐसी बच्ची के साथ खानदान में भी माशरे में भी एक हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। खानदान वालों को हमदर्दी का सलूक करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसके होने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। यकीनन आपने बहुत कुछ खो दिया लेकिन ये बहाल किया जा सकता है। तो अक्सर फैमिली के सपोर्ट सिस्टम भी गायब हो जाते हैं और रियासती हवालों से या हमारी सिविल सोसाइटी या कम्युनिटी के हवालों से तो वो स्ट्रक्चर्स मौजूद ही नहीं है जो इस तरह की औरतों के लिए कोई सपोर्ट जो है वो मुहैया करे। लेकिन इसमें ये चाहिए सोसाइटी को देखना चाहिए कि किन गलतियों की बिना पर वो इस स्टेज पर चले गए और ये सारा अमल हो गया। इसका मुस्तकबिल है अगर हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, क्योंकि वो उसमें फरीक नहीं है, वो एक विक्टिम है। ऐसे वाकयात से बचने के लिए हम इनफरादी तौर पर और बहैसियत कौम क्या कर सकते हैं? बदतमाश लोग जो हैं वो औरत को अगवा करते हैं, उसकी इज्जत से खेलते हैं और उसे बाजार की जीनत बनाते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। ये जुल्म है और इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए और हुक्मरान जो हैं कि वो औरत के हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। ये पाकिस्तान की भी, इस्लाम की भी और हमारी माशरत की ज़रूरत है कि औरत महफूज होगी तो ख़ानदान महफूज होगा। तो बच्चे को बाकायदा तौर पर घर में पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको बताए कि किसी भी गैर शख्स के साथ, गैर मर्द के साथ, गैर औरत के साथ आपने जब वो स्कूल जा रहे हो या स्कूल से आ रहे हो तो बात नहीं करनी। जो भी आपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि वो घर में आके बात करे, आपको बता सके कि मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ है या स्कूल से बाहर क्या हुआ है या किसी पब्लिक गैदरिंग के ऊपर क्या हुआ है। जब तक बच्चे को आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। जब वो शेयर करेगा तो बड़ी चीज़ें ऐसी होगी कि घर के पेरेंट्स और घर के जो बड़े हैं उस चीज़ को उसी वक्त पकड़ लेंगे, उसी वक्त उनके ज़हन में आ जाएगी कि हमने अपने बच्चे को किस तरह से जो संभाल के रखना है। जिस कौम में टेंशन बहुत ज़्यादा हो, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, नाकामियां बहुत ज़्यादा हो, उनमें बहुत ज़्यादा एंगर और गुस्सा हो, तो वो यकीनन ऐसे मासूम बच्चे उनकी दीवानगी और उनकी जो दरंदगी का बाइस बनते हैं या उनका शिकार बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसके लिए रियासत को भी, खानदान को भी और तालीमी इदारों और मीडिया को खासतौर पे अपना किरदार अदा करना होगा।
अवेयरनेस या आगाही के प्रोग्राम बहुत हद तक हमारी मदद कर सकते हैं कि घरों में इस तरह के हादसे न हो कि लड़कियों को अगवा कर लिया जाए या गायब कर लिया जाए और जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाए। उसके लिए वालिदैन का भी ये फर्ज है कि वो अपनी बच्चियों को खास तौर पर और बच्चों को भी ये तरबियत दें कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है। बहुत कम एनजीओज हैं जो औरतों के लिए शेल्टर या जो तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस होते हैं उनके लिए काउंसलिंग की सर्विसेज या उनके लिए कोई फ्री लीगल सर्विसेज या उनको दोबारा जिंदगी गुजारने के लिए कोई ऐसा हुनर सिखाएं कि वो दोबारा एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके। वो भी हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी के अंदर इस तरह का सपोर्ट जो है वो औरतों को नहीं मिल रहा है। तो शायद एनजीओ सेक्टर को भी और सिविल सोसाइटी को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। जब तक हसीना जैसी बेहिस माएं दूसरों की बेटियों की इज्जत बेचती रहेंगी, जब तक इसहाक जैसे बाप अपनी बेटी से छोटी उम्र की लड़कियों की असमतदरी करते रहेंगे, जब तक जफर और रफीक जैसे मुहाफिज अपना ही कारवान लूटते रहेंगे, तब तक हिनाई कंवल यूं ही लुटते रहेंगे, तब तक गरीब की आबरूरेजी होती रहेगी। अगर आज ये सब हिना कमल के साथ हुआ है तो कल को किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों?